Hello everyone, welcome back to Y Academy. So let's continue our topics for the Shaw's training test. Today we have to start question answers on the topic acid, bases and salt. This will be the lecture first for this topic. अगर सबसे पहले बात करें हम इसके सिलेबस की कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन किस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखो इंट्रोडक्शन सबसे पहले है कि इस टॉपिक का जो भी इंट्रोडक्शन है इजी है। एसिड बेसिस साल्ट इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, उनके डेफिनेशंस आएंगे, उनके एग्जांपल्स आएंगे। बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता है सबको कि एसिड्स कंटेन H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, बेस कंटेन OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत बार आया भी है आपने पढ़ाते वक्त। उसके बाद इंडिकेटर के बारे में है, जैसे कि इंडिकेटर होते हैं दो टाइप के, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं अगेन दो टाइप्स। अगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, तो ये इंडिकेटर्स, सबसे पहले इंडिकेटर का यूज ये होता है कि इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेसिस साल्ट। आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि गिवन सब्सटेंस जो है आपका वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इंडिकेटर में अगर पहले बात करेंगे तो कुछ होते हैं इंडिकेटर नेचुरल और कुछ होते हैं मैन मेड या फिर उनको अपन सिंथेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं, सबसे पहले जो नेचुरली अपने को मिलता है वो है टर्मेरिक। उसके बाद आता है चाइना रोज, चाइना रोज, और उसके बाद एक आता है लिटमस। जनरली अपन ये तीन यूज करते हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर बोल के हैं। अब इन तीनों का भी हर एक का कलर अलग अलग शो होता है, एसिड में, बेस में और न्यूट्रल सब्सटेंस में। एंड साल्ट इज अ न्यूट्रल, वी नो दैट। सिंथेटिक में आते हैं मेनली दो तीन, उसमें से एक होता है सबसे पहले तो अपन देखते हैं फिनोफ्थैलीन, राइट, एक फिनोफ्थैलीन। सेकंड वाला है मिथिल रेड, ये भी एक है मिथाइल रेड, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। तो ऐसे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग कलर शो करते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग और न्यूट्रल के लिए अलग। इसी के साथ में एक और कंसेप्ट आपको देखने को मिलती है जिसको अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या होता है कि ये जो इंडिकेटर है ये तीन चार इंडिकेटर का मिक्सचर करके बनाया होता है, और इस इंडिकेटर की मदद से आप अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे एक जैसे कि अपन इंडिकेटर डाल के ना कलर शो होता है, तो कलर के ऊपर अपन बेस कर सकते हैं कि जो कलर दिखा रहा है वो क्या 0 to 7 के बीच में है, 7 to 14 के बीच में है, या 7 का कलर है। जैसे कि अपन पीएच पेपर अपने को पता है, पीएच पेपर पे पीएच स्केल भी पता है अपने को कहाँ से कहाँ होती है, 0 to 14, और सेंटर में न्यूक्लियस 0 to 7 होता है एसिडिक, 7 to 14 बेसिक, और 7 होता है न्यूट्रल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, ये जो कलर शो करेगा तो अपने को एक पीएच पेपर के ऊपर देखना होता है वहां पे कि कौन सा कलर है, 1 के लिए कौन सा है, 2 के लिए कौन सा है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। अगर इस रेंज का जो कलर यहाँ पे है पेपर के ऊपर, अगर उस कलर के हिसाब से आ रहा है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, गिवन सब्सटेंस एसिडिक है। या अगर इधर आगे वालों का जो कलर है उसके हिसाब से आ रहा है तो बेसिक है, या अगर 7 वाला जो कलर है उसका आ रहा है तो वो न्यूट्रल है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये हो गया पीएच पेपर। लिटमस पेपर, ये भी अपने को इसके अंदर देखना है। लिटमस पेपर जो है एक ओरिजिनल नेचुरली ऑकरिंग प्लांट है जो कि लाइकेन नाम का होता है। इसके ऊपर हमेशा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि लिटमस पेपर जो है कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लाइकेन नाम के प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर का जनरली आप लोगों को सबको पता है क्या होता है लिटमस पेपर में, कि अगर लिटमस पेपर अपन किसी एसिड के अंदर अगर डीप करेंगे, ठीक है। अगर एसिड के अंदर लिटमस पेपर होते हैं दो टाइप के, एक होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। अगर हम एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज। रेड का क्या रहेगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। और अगर रेड लिटमस पेपर, सॉरी, ब्लू अगर डीप करेंगे तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर कौन सा कलर शो करेगा, रेड शो करेगा, मतलब कलर चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ब्लू विल शो रेड। और अगर यही चेंज अगर अपन बेस में देखेंगे, अगर बेस में मैं रेड लिटमस पेपर डीप करूं तो मुझे रेड से कौन सा कलर शो मिलेगा, ब्लू, मतलब यहाँ पे हो रहा है कलर चेंज, राइट। और अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर की बात करूं तो ब्लू यहाँ पे ब्लू ही रहेगा, यहाँ पे होता है नो चेंज।
कौन से वाले केस में? बेस वाले केस में। ठीक है, तो इस तरह से कलर चेंज होता हुआ दिखता है अपने को। आई होप आपको दिख रहा है पूरा फ्लो चार्ट नीचे तक, तो आप वहां से उसको लिख कर ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर अपन। ये सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी अपना। मेन क्वेश्चन की तरफ जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, फिर उसके बाद अरेनियस की थ्योरी है एसिड बेसिस की। अब एसिड बेसिस की डेफिनेशन के लिए टोटल 7 से 8 कंसेप्ट है। अरेनियस की थ्योरी है, उसके बाद लेविस की थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी है, फिर यूसैनवोच की थ्योरी है, लक्स फ्लड थ्योरी है। इस तरह टोटल 7 से 8 कंसेप्ट है। उसमें अगर मेन मेन अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आता है अरेनियस। अरेनियस के हिसाब से एसिड उसको कहते हैं जो कि H प्लस आयन देते हैं इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, उसको अरेनियस ने क्या बोला था? एसिड। और अगर बेस की बात करेंगे तो उसने बोला जो सब्सटेंसेस OH माइनस आयन देंगे इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, उसको उसने बोला था बेस। एग्जाम्पल अगर लें HCl, तो क्या बनाएगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह के। तो H प्लस जो दे रहा है वो है एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर NaOH की बात करेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो OH माइनस जो दे रहा है वो क्या हो गया? ये हो गया आपका बेस। ठीक है, बेसिक रेडिकल दे रहा है इसलिए वो बेस हो गया। इस तरह से ये किसने बोला था? अरेनियस ने बोला था। सेकंड नंबर पे आता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इन्होंने क्या बोला था? जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H प्लस प्रोटॉन डोनर, उनको इसने बोला था एसिड। और इसने बोला था कि जो H प्लस सॉरी, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसको बोला था इसने बेस। इस तरह से उसने डिफाइन किया था। इसके बाद आता है लेविस की थ्योरी। लेविस की जो थ्योरी थी वो लोन पेयर के ऊपर थी कि जो एसिड्स होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसलिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर बेस के बारे में इसने बोला लोन पेयर डोनर, जो बेस होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, डोनेट, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर इस तरह से एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होती है, अगर NH3 की बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस तरह का डेफिनेशन है। सबसे पहले अरेनियस की थी, उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड, फिर लेविस, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लक्स फ्लड की थ्योरी है, फिर यूजोनविच की थ्योरी है। आगे जहां जहां पे इस तरह के थ्योरीज आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा, आप इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद सिलेबस में आपको है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एन एसिड एंड बेस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस तरह से सिलेबस है। साल्ट, उसके टाइप्स भी हैं, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये सब देखेंगे वन बाय वन। अभी चलते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के पास। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? विच एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो? ठीक है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? देखो, एसिड के जनरली 2 टाइप होते हैं। एसिड के जनरली 2 टाइप है। एक होता है एक तो मिनरल एसिड, मिनरल, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो सब्सटेंस जो एसिड से जो है हमें उसके लिए उसकी वजह से कुछ हार्म नहीं होता है, और जो अपने नेचुरली ऑकरिंग फूड में भी प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो है अर्थ क्रस्ट में से मिनरल से निकाला हुए होते हैं, जो कि अपन अपने बॉडी पे ह्यूमंस के लिए जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। इनको ना और एक नाम होता है, इनको और एक नाम से बुलाया जाता है लेबोरेटरी एसिड। मिनरल एसिड का और एक नाम क्या होता है? लेबोरेटरी एसिड्स। इस तरह के 2 एसिड हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है इनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
इसके अंदर अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के एसिड्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर जनरली जितने भी एसिड्स हैं वो कॉमन फ्रूट्स के अंदर वगैरह अपने वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिसको खाने से जो है अपने को कुछ बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। उसमें से एक है टोमेटो। टोमेटो के अंदर जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, जो अपन डेली फूड में से लेते हैं। अगर ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया है सिट्रिक एसिड, सेकंड इज ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड इज lactic acid, and fourth one is HCl, that is hydrochloric acid. तो अभी आपको पता है, आप बोल सकते हैं कौन सा एसिड होता है टोमेटो में। दैट इज मेनली ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टोमेटो, ठीक है। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये होता है लेमन, ऑरेंज के अंदर। अगर लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो मिल्क या कर्ड, इसमें भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इस तरह से ये वाले पॉइंट्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज HCl, इसका पीएच आपको दिया है 1। सेकंड CH3COOH, जो कि एसिडिक एसिड है, और इसका आपको पीएच दिया है 5। थर्ड लेमन जूस है, जो अभी बताया मैंने, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, यहाँ पे उसका पीएच दिया है 2.2। नंबर 4 प्योर मिल्क, जिसका आपको पीएच दिया है उन्होंने 6। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, और आपको रेफरेंस के लिए क्या दिया है उन्होंने, सबके पीएच के नंबर्स दिए हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पीएच स्केल यहाँ पे निकाल के बताई थी। पीएच स्केल इज फ्रॉम 0 टू 14, सेंटर में होता है 7। 0 टू 7 क्या होता है, एसिडिक। 7 टू 14 बेसिक, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जितने भी आपको पीएच के नंबर्स दिए हैं वो 0 टू 7 के अंदर के ही है, मतलब ये सब के सब एसिड है। बट पूछा क्या है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो एक वैल्यू आपको 1 की दी है, दूसरी आपको 5 है, यहाँ पे 2.2 एक है, और 6 के आसपास एक है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये जो पीएच स्केल है 0 टू 7 की तरफ जा रही है और 7 से 14 की तरफ जा रही है, राइट। अब 0 टू 7 के जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उसमें से जैसे जैसे पीएच का नंबर इधर बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक आने तक सेवंथ वाला क्या है, न्यूट्रल है, राइट। सेवंथ वन इज न्यूट्रल। जब ये 0 टू 7 की तरफ जा रहा है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे या बहुत वीक होते जाएंगे। देखो न्यूट्रल के करीब करीब जा रहा है, मतलब इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और इधर न्यूट्रल के करीब करीब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, फिर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करते करते यहाँ पे वीक एसिड्स होंगे। वीक एसिड्स के बाद यहाँ पे न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाएगी, और सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी कहाँ होगी, 14 पे होगी, राइट। तो अपने को सोचना है एसिडिक के बारे में। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, जिन सब्सटेंस का पीएच वैल्यू सबसे कम होगा, लोअर द पीएच वैल्यू, lower the pH value, stronger the acid। कैसे याद रखना है, लोअर द पीएच वैल्यू, स्ट्रॉन्गर द एसिड। मतलब 0 अगर किसी का पीएच है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसी को अपन किंग ऑफ ऑल केमिकल बोलते हैं। किंग ऑफ ऑल केमिकल्स मीन्स एसिड का सबसे पहले तो, सबसे एसिड के जितने भी है उसमें सबसे किंग है। H2SO4 का और एक नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रॉइल। ये भी याद रखो, एमसीक्यू में पूछते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉइल किसका नाम है, तो वो भी किसका नाम है, H2SO4 का ही नाम है। क्योंकि जो H2SO4 का है, जो उसका अपीयरेंस है वो ऑयली अपीयरेंस है, इसलिए उसको पहले क्या नाम से बुलाते थे,
ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते थे, बट बाद में उसको सल्फ्यूरिक एसिड नाम रखा गया। और सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच 0 होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो, इसलिए दैट इज द किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। तो देखो जहां जैसे ही 0 1 2 जैसे नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, 7 के करीब करीब जा रहा है, मतलब वो एसिड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक 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 होते जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कम होते जा रही है। जैसे ही 7 आएगा, एसिड तो पूरा गायब हो जाएगा, फिर 7 पे आपको न्यूट्रल ही मिलेंगे फिर। और फिर न्यूट्रल के आगे जैसे जैसे जाएगा, फिर तो बेसिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी यहाँ से। बेसिक प्रॉपर्टी अगर ऐसे ग्राफ निकाल के देखें अपन, तो बेसिक प्रॉपर्टी थोड़ी 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 बढ़ते जाके ऐसे हाई की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर एसिडिक के बारे में बात करेंगे तो अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यहाँ, फिर लो 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 होते होते 7 को जाके न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से है। तो लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। सबसे कम पीएच वैल्यू यहाँ पे किसकी है बताओ। आपको तो पता ही है सीपीएच वैल्यू कौन सा है, 1। सो जो 1 पीएच वैल्यू सबसे कम है वो कौन सा होगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये मंत्र याद ही रखना है आपको, लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। और इसी के अपोजिट अगर बेस के बारे में बोलेंगे तो क्या हो सकता है, हाइयर द पीएच वैल्यू फॉर बेस। हाँ, अगर बेस के बारे में बोलेंगे तो जितना ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दिया है, Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10H2O is known as is known as, ऑप्शन दिए, बेकिंग सोडा, सेकेंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर तो एक ही है, थर्ड वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा, एंड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। देखो Na2CO3.10H2, अब ये जो 10H2 है ये इसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह है, आगे आपको आने वाला है। तो सोडियम कार्बोनेट, इसका जनरली नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और जिसी को अपन कॉमनली बोलते हैं वॉशिंग सोडा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। और इसी बेकिंग सोडे को भी जो है ना और एक नाम है, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 फॉर्मूला है उसका बेकिंग सोडा वाले का, ठीक है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से ये उसका आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, बेकिंग एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, बीबी, बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इस तरह से याद रखना। कोई भी एक याद कर लोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट, indicates the solution is acidic, basic, neutral, no effect। pH value less than 7 क्या शो करता है, the given solution is acidic, सिंपल है। जब द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल साल्ट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे, आगे चलते हैं। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन दिए आपको, ऑरेंज, टी, कर्ड, विनेगर। अभी जस्ट अपन ने देखा था कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। फार्मर्स न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग, देखो यहाँ पे दिए आपको 4 ऑप्शन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिए, फार्मर्स न्यूट्रलाइजेस इफेक्ट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का जो इफेक्ट है सॉइल का, अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो वो जनरली ऐड करते हैं स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। बेस यूज करेंगे, एसिडिटी ज्यादा है तो बेस ऐड करो, इससे क्या हो जाएगा, आपके जो एसिडिटी एसिडिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी, ठीक है, दैट इज स्लैक्ड लाइम। देन क्वेश्चन नंबर 8, sorry 7, which of the following are present in the dilute aqueous solution of hydrochloric acid, which of the following
present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid. Dilute aqueous solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चलो चेक करते हैं. ऑप्शन 1 H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस. ऑप्शन सेकेंड H3O प्लस OH माइनस. ऑप्शन थर्ड Cl minus and OH minus. And option 4 unionized HCl. Unionized HCl. ठीक है. देखो क्या लग रहा है आपको. पूछ रहा है कि डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl करेगा. HCl के अंदर अगर आपने वाटर ऐड किया तो वाटर क्या करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे. देखो H प्लस Cl माइनस वाटर में तो ये H2O है, तो H2O के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जो कि H3O पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला आएगा, फर्स्ट वाला आएगा. ठीक है. H3O प्लस प्लस Cl माइनस डाइल्यूट सॉल्यूशन में इस तरह के आयन बनाएगा. ठीक है. HCl. करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. CuSO4 dot 5H2O. In this compound the water molecule is called. इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है. प्योर वाटर, प्योर वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. थर्ड इज सोडा वाटर, सोडा वाटर. एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. देखो जब जब कहीं भी आप इस तरह के कंपाउंड देखो, या फिर इसके पहले भी आया था अभी जस्ट सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. तो इस तरह के जब एग्जांपल देखोगे ना, तो इन एग्जांपल में ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ में डॉट देकर दिखे लिखे गए हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं. जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और इन अगर क्वेश्चन ऐसा आया, व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर कॉपर सल्फेट फॉर 5H2O, जो कि ब्लू विट्रॉल सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा 5. इतने वाटर मॉलिक्यूल उतना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. समझ में आ रहा है. इतने वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड में उतना ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 10 वाटर मॉलिक्यूल. तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल उतना उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. देखो कौन सा वाले साल्ट के अंदर डज नॉट कंटेन पूछ रहा है. डज नॉट कंटेन सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है. एक तो ब्लू विट्रॉइल, ब्लू विट्रॉइल अभी जस्ट बोला मैंने. कॉपर सल्फेट का ये जो फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं ब्लू विट्रॉइल. इसमें तो वाटर के मॉलिक्यूल है, तो ये तो ऑप्शन पक्का नहीं आएगा. सेकेंड वॉशिंग सोडा, जस्ट आपके सामने मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है, इसी को तो बोलते हैं वॉशिंग सोडा. इसमें भी 10 वाटर के मॉलिक्यूल है. ठीक है. उसके बाद जिप्सम, जिप्सम में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते ही हैं. नेक्स्ट बेकिंग सोडा. हाँ, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा, इसके अंदर आपको वाटर के मॉलिक्यूल देखने नहीं मिलते हैं. NaSCO3, सिर्फ NaSCO3 होता है. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बेकिंग सोडा, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. ठीक है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. इन aqueous solution, in aqueous solution the red litmus paper turns to blue
एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। देखो रेड लिटमस सॉल्यूशन कौन, रेड लिटमस पेपर अगर उसमें डीप किया तो कौन सा कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया। अगर इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना है, अगर इसको रिवर्स करना है कि मतलब रिवर्स करके क्या, ब्लू को वापस से अगर आपको रेड करना है तो इसमें कौन सा वाला सब्सटेंस ऐड करोगे जिससे कि वो रिवर्स हो जाए। एक तो है बेकिंग पाउडर, सेकंड है लाइम, थर्ड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और फोर्थ वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सपोज एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर उन्होंने रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू। अपने को पता है रेड लिटमस पेपर ब्लू कब होता है, जब सॉल्यूशन आपका क्या हो, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो रेड क्या शो करेगा, ब्लू। अब मुझे अगर इसको रिवर्स करना है तो मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कौन सी चीज ऐड करूं, इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी चीज अपने को ऐड करना पड़ेगा जिससे ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है फिर से रेड हो जाए। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, जब रेड कलर कहाँ पे शो होता है, एसिड में शो होता है, ठीक है। तो अपने को इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर फिर से रेड हो जाएगा। तो इन चारों में से कौन सा वाला एसिड है, अपने सामने ही लिखा है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इसको एक्सेस अमाउंट में अपन ऐड करते जाएंगे तो वापस से ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। NH4OH बेसिक है, लाइम मतलब CO कैल्शियम ऑक्साइड, बेकिंग पाउडर भी बेसिक है। इस तरह के ये तो बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन में तो आपको क्या मिलेगा, जो कलर चेंज होने वाला था वो तो होगा ही नहीं, बिकॉज दैट विल बी अ बेसिक का बेसिक ही रहेगा, है ना, ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा। अपने को ब्लू से रेड करना है तो वो सॉल्यूशन में अपने को एसिड ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, in which pH range does our body work to survive in the atmosphere। क्वेश्चन नंबर 12 कि अपने बॉडी का जो पीएच है, इन विच पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क। पीएच रेंज पूछ रहा है, अपनी बॉडी कौन से पीएच रेंज में वर्क करती है एटमॉस्फेयर में। ऑप्शन फर्स्ट इज 5.5 to 8.5, सेकंड 7.0 to 7.8, थर्ड 2.3 to 7.0, फोर 7.5 to 12.5। तो याद रखना कि जो पीएच की रेंज है, पीएच रेंज इन विच डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर, तो वो है 7.0 से 7.8, मतलब न्यूट्रल और बेसिक के बीच में है, ठीक है। 7.0 to 7.8 के बीच में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है यहाँ पे आपको, तो इसका केमिकल फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, CaSO4 डॉट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, what happens when a solution of an acid is mixed with solution of a base in a test tube। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, the temperature of the solution increases, the temperature of the solution decreases, the temperature of the solution remains the same, salt formation takes place। देखो एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सपोज ये एक तरह के टेस्ट ट्यूब है, बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी हुई होती है टेस्ट ट्यूब। अगर इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया, एक एसिड और ऊपर से बेस ऐड किया, ठीक है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होंगे तो अपने को पता है क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बट उसके साथ में भी यहाँ पे जो दो ऑप्शन और दिए हैं, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। देखो जब भी एसिड के अंदर आप बेस डालते हो ना, तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो वहां से गैसेस रिलीज होते हैं, और उस वक्त यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर थोड़ा सा हॉट हो जाता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया।
तो इस तरह से व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इस तरह से टेम्परेचर वहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, when a base reacts with a metal it forms a salt and hydrogen gas is released, but sorry, by what method can be presence of hydrogen be detected? By water, by litmus paper, by methyl orange, by burning a candle। देखो, जब भी अगर आप एक बेस रिएक्ट करते हो मेटल के साथ, जैसे कि एक बेस है मेरे पास NaOH, ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ Mg मेटल के साथ, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या देगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेज रिलीज बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एक मैग्नीशियम ले लो या सोडियम ले लो, कौन सा भी एक ले लो, एक बेस ले लो, तो यहाँ पे जो भी ये फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ पे साल्ट बनेगा और साथ में आपको कौन सा गैस रिलीज होता दिखेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होने वाला है, तब तो इसका प्रेजेंस कैसे करेंगे? तो बाय बर्निंग अ कैंडल। तो वहाँ पे कैंडल मतलब हाइड्रोजन गैस जो है कंबशन में खुद जलता है वो, ठीक है। तो वो वहाँ पे अगर कैंडल आपकी कंटिन्यूअसली बर्न चल रही है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। The image shows the pH values of the four solution on pH scale। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाइए बॉक्स टाइप में, और उसमें अलग अलग पीएच लिखे हुए हैं। फोर्टीन तक। और यहाँ पे पूछ रहा है, ये 5 के पास आपको एक एरो दिखाया गया है इस तरह से, फिर 7 के पास एक एरो दिखाया गया है, और 9 के पास एक है, एंड 12 के पास एक है। और ये पूछ रहा है कि विच सॉल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर। इसमें से अल्कलाइन कौन से हैं वो पूछ रहा है। देखो, अल्कलाइन मतलब सिंपल, व्हेन द बेस डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको अपन अल्कली बोलते हैं, ठीक है। बेस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज अल्कली। तो इसी अल्कली का नेचर मतलब अल्कलाइन नेचर कौन कौन का है, यहाँ पे आपको नाम दिए A, B, C, D। चलो ऑप्शन दिए आपको, फर्स्ट A एंड B, सेकंड ऑप्शन B एंड C, थर्ड C एंड D, फोर्थ D एंड A। तो कौन से हैं जो अल्कलाइन है? अब अल्कलाइन मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर बेस होता है, जनरली बेस वाटर में डिजोल्व होता है। तो मतलब बेस का जो पीएच आपने को पता है, बेस का पीएच 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन जो होंगे वो कौन से होंगे? जो 7 के बाद के होंगे। तो एक तो 9 और दूसरा 12, मतलब CD। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे हीट करके जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? जिप्सम इज हीटेड फॉर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन दिए, 35 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीटिंग देंगे जिप्सम को, तो वो क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। नेक्स्ट, sodium carbonate reacts with hydrochloric acid and produces sodium carbonate Na2CO3 reacts with hydrochloric acid and form। ऑप्शन दिए, NaCl, second carbon dioxide, third water, and fourth option is all of the above। देखो, जब भी कोई साल्ट रिएक्ट होता है एसिड के साथ, ठीक है, उसमें जनरली अपन कौन सा देखते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है ये तीनों भी प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो साल्ट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और थोड़ा सा वाटर भी बनेगा। जिसका अगर सबसे सिंपल एग्जांपल अपन देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर अपन ले सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे अपन अगर डायग्राम देखेंगे तो सिंपली उसके अंदर जो एक एसिड की बॉटल होती है,
और नीचे जो कंटेनर होता है उसके अंदर, ठीक है, अगर इस तरह से ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ पे ऊपर ऐसे नॉब होता है, साइड से पाइप होता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ ऊपर ये नॉब होता है, हैंडल। अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्लास की जो बॉटल है वो ब्रेक हो जाएगी, इसमें से एसिड नीचे गिरेगा। नीचे क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, या सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो एसिड जब रिएक्ट होगा कोई भी, यहाँ पे HCl दिखाया है, H2SO4 भी ले सकते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। तो जब एसिड रिएक्ट होगा, जब ये दोनों फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इस तरह से पाइप में से, यहाँ से। तो ये होता है एक रिएक्शन जिससे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज ही है, क्योंकि अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलने में मदद नहीं करता, बट उसको बुझा देता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सटिंग्विश द फायर, इसलिए अपन यहाँ पे CO2 गैस यूज करते हैं। तो इस तरह से जब साल्ट रिएक्ट होंगे एसिड के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, और साल्ट और वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द टैमेरिंड। अभी देखो फिर से एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही अपना आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। टैमेरिंड में कौन सा एसिड होता है, तो याद रखना टैमेरिंड में होता है टारटारिक एसिड, जैसे कि टोमेटो में होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, ऑक्जेलिक एसिड। ग्रेप्स में वगैरह अगर बात करें तो उसमें होता है मैलिक एसिड, और एसिडिक एसिड पता है, और ऐसे जितने भी एसिड्स हैं वो सब इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, फिर इस वीडियो लेक्चर में अपन आज इतना ही 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी के और इस टॉपिक के ऊपर जितने हो फिर से कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके नोट्स बनाओ और लिख लो, ताकि एग्जाम में आपको रनिंग नोट्स पढ़ के जाने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।